हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। तो आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि बायोलॉजी के एमसीक्यू क्लास देखते हैं। तो जैसा कि आज हम देखो 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्लास देखो लाए हैं, ऊपर लिख के लाए हैं। किसका है? जीव विज्ञान का 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्लास लाए हैं। 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्लास लाए हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है, पेन हम चेंज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग कहाँ से उठा रहे हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान। किसका विज्ञान? कोशिका विज्ञान। जहाँ हम कोशिका अध्ययन करते हैं, कोशिका का अध्ययन ही साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका विज्ञान, द स्टडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ठीक। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका सेल की खोज किसने की थी? तो जो सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, या रॉबर्ट हुक ने, या एंटनी वॉन लीवनहॉक और स्लाइडन या सॉन। जो रॉबर्ट ब्राउन है, इनका खोज किसका था? न्यूक्लियस का था। इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज थी। एंटिनो वॉन लीवनहॉक जो थे, इन्होंने फर्स्ट डिराइव्ड किया था किसको? लिविंग सेल। लिविंग सेल किसमें? बैक्टीरिया में। इन्होंने लिविंग सेल को खोजा था, डिस्कवर्ड किया था इसमें, बैक्टीरिया में किया था। ठीक। और बात कह रहा कि सेल का, तो इसका आंसर हो जाएगा, सेल के लिए हमारा आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक आंसर नंबर हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा हमारा बी, रॉबर्ट हुक हो जाएगा। ठीक, रॉबर्ट हुक हो जाएगा। रॉबर्ट हुक हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका कौन सी है? कह रहा सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? मानव का अंडा है, या शुतुरमुर्ग का अंडा है, या तंत्रिका कोशिका है, या बैक्टीरिया कोशिका है? तो मानव का अंडा जिसे हम लोग स्पर्म कहते हैं, स्पर्म ये सबसे छोटी सेल होता है, ये स्मॉलेस्ट सेल होता है। स्पर्म हमारा क्या होता है? स्मॉलेस्ट सेल होता है। ठीक। तंत्रिका तंत्र को हम लोग नर्वस सेल कहते हैं। बैक्टीरिया कोशिका जिसे बैक्टीरिया सेल कहते हैं। तो बैक्टीरिया को खोज किसने किया था? एंटनी वॉन लीवनहॉक ने किया था। तो हमारा बचा क्या? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो आंसर नंबर हो जाएगा इसका, आंसर नंबर हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। आइए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था? सेल थ्योरी का बात कर रहा है। सेल थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, या स्लाइडन और शॉन ने किया था, या रॉबर्ट ब्राउन ने, या लैमार्क ने? तो कोशिका सिद्धांत जो है, कोशिका सिद्धांत आइए हम लोग पता करते हैं। देखो, जो रॉबर्ट हुक है, इन्होंने किसका खोज किया था? सेल की। अभी हम लोग ऊपर देखें, रॉबर्ट ब्राउन किसने किया था? न्यूक्लियस की खोज किया था। तो न्यूक्लियस कहाँ पाया जाएगा? सेल के अंदर। ये जो होता है न्यूक्लियस, यही न्यूक्लियस है। इसके अंदर हमारा डीएनए होगा, डीएनए का साइटोप्लाज्म, यही सब होता है न्यूक्लियस में। ठीक। तो कोशिका के सिद्धांत के लिए हमारा कौन साइंटिफिक जिम्मेदार थे? स्लाइडन एंड शॉन। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा बी नंबर, स्लाइडन एंड शॉन। ठीक। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा पादप कोशिका और जंत कोशिका का मुख्य अंतर क्या है? पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल है ये, और ये एनिमल सेल है। प्लांट सेल और एनिमल सेल का मुख्य अंतर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति, या केंद्रक की उपस्थिति, या कोशिका भित्ति की उपस्थिति, या राइबोसोम की उपस्थिति। देखो, जो पादप कोशिका में क्या सेल वॉल पाया जाता है, बट जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। सेल वॉल, कोशिका भित्ति जिसे कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है एनिमल में, लेकिन सेल वॉल
नहीं पाया जाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका वित्त अनुपस्थित होता है, तो इसका उपस्थित होता है, इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक, अगला क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर कह रहा है, कोशिका गृह जिसे पावर हाउस किसे कहा जाता है, कोशिका गृह पावर हाउस किसे कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है, या हरित लवक को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, या राइबोसोम का। जो ये कह रहा है पावर हाउस, सेल ऑफ पावर हाउस, सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है, सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है, केंद्रक को, या हरित लवक को, या माइटोकॉन्ड्रिया, या राइबोसोम। देखो राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, राइबोसोम को हम लोग कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री है। राइबोसोम क्या हमारा प्रोटीन फैक्ट्री है, राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ठीक, हरित लवक को क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों अपना प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा लेते हैं। ठीक, केंद्रक क्या होता है, इस न्यूक्लियस की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो पावर ऑफ सेल कौन बचा, पावर ऑफ सेल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी, आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा कोशिका का आत्मघाती थैली जिसे सुडाइगल बैग कहा जाता किसे कहते हैं, कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, या गोल्जी काय को, या लाइसोसोम को, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो देखो लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पावर ऑफ सेल कहा जाता है, पावर ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ईआर होता है, ईआर दो प्रकार का होता है, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। रफ पे हमारा प्रोटीन फैक्ट्री का संश्लेषण, प्रोटीन का निर्माण होता है, और स्मूथ पे हमारा फैट एंड कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। तो हमारा जो आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, आत्मघाती थैली हमारा लाइसोसोम को कहा जाता है। तो आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में का मुख्य अंतर क्या है, केंद्रक झिल्ली का उपस्थित, कोशिका भित्त का उपस्थित, राइबोसोम का उपस्थित, या केंद्रक का उपस्थित। कोशिका झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या अंतर है, कोशिका झिल्ली, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मुख्य अंतर क्या है, तो कैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का मुख्य अंतर है केंद्रक झिल्ली का अनुपस्थित होना। आंसर नंबर इसका हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा इसका ए। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या मुख्य कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करना, कोशिका शोषण करना, प्रकाश संश्लेषण करना, लिपिड संश्लेषण, सॉरी ये प्रोटीन संश्लेषण लिखा है, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम करता है। ठीक, प्रोटीन जिसे प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक, ये लिख लो, प्रोटीन फैक्ट्री कौन होता है, राइबोसोम होता है। कौन होता है, राइबोसोम होता है, ये याद कर लो, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम होता है। प्रकाश संश्लेषण जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, फोटोसिंथेसिस किसे होता है, प्लांट करते हैं, प्लांट मतलब हरित लवक जो होते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण करते। लिपिड का संश्लेषण, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है, कोशिका में शोषण करना कार्य होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, कोशिकीय शोषण करना। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा बी, आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है हरित लवक किसमें पाया जाता है और इसका क्या कार्य है, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है, क्लोरोप्लास्ट का क्या है ये पूछा, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, इसका क्या कार्य है ये पूछा जा रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट हमारा जंतु कोशिका में पाया जाता है और इसका कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पादप कोशिका में पाया जाता है, इसका काम प्रकाश संश्लेषण होता है।
तीसरा कह रहा है कि दोनों में पाया जाता है, ऊर्जा उत्पादन करता है। चौथा कह रहा है जीवाणु की कोशिका में पाया जाता है और शोषण करता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, प्रकाश संश्लेषण हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, ये किस में पाया जाता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट हमारा पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण करता है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। आंसर नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम का क्या मुख्य कार्य क्या है? वसा का संश्लेषण करना, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण या ऊर्जा उत्पादन करना। जो वसा और प्रोटीन का होता है, इसका संश्लेषण स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है। लेकिन राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। राइबोसोम को भी हम ऊपर बताएं प्रोटीन फैक्ट्री है, तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, आइए अब हम लोग किसका देखेंगे? जेनेटिक्स जिसे अनुवांशिक कहता है। चैनल देखो, अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को भाई शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमें बताइए कमेंट में कैसा लग रहा है हमारा वीडियो। ठीक, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है। ठीक, तो हम अगला क्वेश्चन कह रहा अनुवांशिक जनक फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को, या ग्रेगर जार मेंडल को, या हरगोबिंद खुराना को, या वाटसन और क्रिक को? तो जो देखो वाटसन और क्रिक हैं, इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हमारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का। ठीक, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स हमारे ग्रेगर जार मेंडल साहब में। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा हमारा बी। ठीक, आप देखो ये क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? ये क्वेश्चन भाई बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? देखो दोनों चीज़ एक ही लिखा रहेगा, अभी देखो कंफ्यूज कैसे होते हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड एसिड, या डायनामिक न्यूक्लिक एसिड। तो देखो दोनों ऑप्शनल में ठीक लिखा, लेकिन अगर देखोगे तो ये क्या लिखा है? राइबो न्यूक्लिल, लेकिन राइबो न्यूक्लिक नहीं होता, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। अब आओ फिर कह रहा आरएनए का पूर्ण कार्य क्या है? आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? राइबोन्यूक्लियोटाइड एसिड, या राइबोन्यूक्लिक एसिड, या सेपरेटरी न्यूक्लिक एसिड, या रीबिल्डिंग न्यूक्लिक एसिड? तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। ठीक, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना का वर्णन किसने किया था? डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना का वर्णन किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक ने, या मेंडल ने, या मॉर्गन ने, या लीनियस ने? तो मेंडल साहब क्या थे? ये फादर ऑफ जेनेटिक्स के थे, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स के थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स के थे। लीनियस कौन थे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के थे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के थे।
तो हमारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉर्फिज्म किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीन क्या होते हैं? जीन क्या होते हैं? जीन क्या होते हैं? प्रोटीन के अणु होते हैं, या डीएनए का कार्यात्मक खंड होता है, या आरएनए के प्रकार हैं, या कोशिकांग हैं? तो जीन क्या होते हैं? जीन हमारे कैसे जीन क्या होते हैं? जीन हमारे डीएनए के कार्यात्मक खंड होते हैं। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक। अगला कह रहा उत्परिवर्तन म्यूटेशन क्या है? उत्परिवर्तन क्या है? जीवों में धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन, या आनुवांशिक परिवर्तन में अचानक परिवर्तन, या पर्यावरणीय अनुकूलन, या प्राकृतिक चयन? तो उत्परिवर्तन क्या होता है? जीवों में धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन नहीं। उत्परिवर्तन क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये आईएमपी लिख लो, ये इम्पोर्टेंट है, ये हर क्वेश्चन में आता है, हर पेपर में, हर पेपर में आता है, पूरे पेपर में आता है ये चीज़। कहता मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस प्रकार के पौधों का प्रयोग किया? मेंडल साहब जो थे अपने प्रयोगों में किस प्रकार का पौधों का उपयोग किया? गेहूं का किए? गेहूं के किए कि चावल के किए, कि मक्का के किए, कि मटर के किए? तो मेंडल साहब अपना किसके प्रयोग किए थे? मंडल साहब हमारे मटर के लिए जाने जाते हैं। मंडल साहब का क्या था? मटर था। कब से कब था? उन्होंने 1856 से 1863 ईस्वी तक किए थे। इन्होंने मेंडल ने 7 ईयर एक्सपेरिमेंट किया था, 7 ईयर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 26 होती, या 44 होती, या 46 होती, या 48 होती? ये देखो, अगर ये 20 लिखा होता है, अगर यही पेयर में लिखा होता है, ठीक, तो ए ऑप्शन सही होता और ए ऑप्शन सही होता। तो पूछ रहा है मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। तो आंसर नंबर इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा, अगला क्वेश्चन लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार है? ऑटोसोम, या लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम, या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, या राइबोसोमल आरएनए? तो लिंग निर्धारण के लिए हमारा सेक्स क्रोमोसोम जिम्मेदार है। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक। धन्यवाद। हम लोग आज इतना ही देखेंगे, आगे कल देखेंगे।